हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संबल स्टडीज़ पर। आज मैं डॉक्टर एस.के. सचन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक जिसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बहुत लोग बताते हैं, बहुत बच्चे ये बात बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन होता है और ये समझ में नहीं आता। तो देखते हैं कि आज हम लोग इसको कैसे सरल और आसान बना लें जिससे कि ये हमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी समस्या उत्पन्न ना कर सके। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इसको कहते हैं त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि त्रिकोण मतलब तीन कोण हों। ऐसी चीज़ की बात हो रही है जहाँ पर तीन कोण हो और उसका जो है कुछ मेजरमेंट किया जाए। तीन कोणों का अगर मेजरमेंट किया जाए तो इसको जो है त्रिकोणमिति कहेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या होती है? गणित की वो शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास कि त्रिभुज की एक त्रिभुज क्या है? ये एक तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक आकृति होगी जिसको त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें त्रिकोणमिति क्या हुई कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध की व्याख्या करते हैं। यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गई बात कि त्रिभुज क्या होता है। यहाँ हम बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं जिससे कि पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे, फिर इसका जो उपयोग है त्रिकोणमिति में उसके बारे में समझेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि देखिए भाई, त्रिभुज क्या चीज़ है। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है कि किसी तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति। अगर हम कह दें कि तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति, तो तीन भुजाएं तो भाई इसमें भी हैं। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। तो क्या ये त्रिभुज हो गया? नहीं। ए बी सी डी हम ऐसे कर दें कि एक भुजा ए बी है, दूसरी बी सी है तो और तीसरी सी डी है। ये तीन भुजाओं की आकृति है। क्या ये त्रिभुज है? नहीं, ये त्रिभुज नहीं है। हम और किसी तरीके से बना सकते हैं। ये इसमें भी तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ये है, दूसरी ये और तीसरी ये। क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। ये तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति नहीं है। तो त्रिभुज की जो परिभाषा होगी वो होगी कि किन्हीं तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहेंगे। तो अब हम त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि त्रिभुज की क्या विशेषता होती है और तब जो है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो अब इस त्रिभुज में देखिए क्या क्या इसकी खास बात है। इसकी खास बात यह है कि जो तीन भुजाएं हैं इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो पहली बात हम क्या कहते हैं, त्रिभुज के पास क्या होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं, यानी थ्री साइड्स हैं और तीन कोण होते हैं और थ्री एंगल्स हैं। थ्री साइड्स होंगी और थ्री एंगल्स होंगे। तो ये एक त्रिभुज होगा। देखिए भाई, इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं? इसमें देखिए भुजा कौन कौन सी हैं? ए बी है, बी सी है और ए सी है। ये तीन तो हो गई भुजाएं। और एंगल कौन कौन से हैं इसमें? तीन। एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। एंगल ए हम किसको मानेंगे? इसको एंगल मानेंगे। एंगल बी किसको मानेंगे? ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी और तीन कोण होंगे। ये बात हमको समझ में आ गई। अब इनके भुजाओं और कोणों की खास बात क्या है, इस चीज को हम थोड़ा सा
देख लेते हैं कि इसमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या होता है भाई? किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये एक खास बात है त्रिभुज की, तभी त्रिभुज बन सकता है। अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो त्रिभुज नहीं बन सकता। जैसे अगर ये एक त्रिभुज है तो अगर हम दो भुजाएं AB प्लस BC लें तो ये ग्रेटर देन होगा AC के। इसी तरह से अगर BC प्लस AC लें तो ये ग्रेटर देन होगा AB के। और अगर हम AC प्लस AB लें तो ये बड़ी होगी भुजा BC से। यानी किन्हीं भी दो भुजाओं का अगर हम योग करेंगे तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तभी वो एक त्रिभुज बन सकता है, अन्यथा त्रिभुज नहीं बन सकता। अब देखिए इसके कोणों की खास बात क्या होती है, इसको भी एक बार हम नोट कर लेते हैं कहीं पर कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होगा, जो योग होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये एक बात त्रिभुज की होती है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और दूसरी बात है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। और देखिए और एक बात क्या है त्रिभुज में, त्रिभुज की खास बात ये होती है कि बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़ी होगी। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी और छोटे कोण के सामने की भुजा, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। ये कैसे होता है ये जरा देख लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज इस तरह का है ABC। मान लीजिए कि इसमें इसको इधर हम बना देते हैं जिससे कि सबको दिखाई दे जाए। अगर एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ये A, ये B और ये C, तो देखिए इस त्रिभुज में हमें दिखाई दे रहा है कि AB जो भुजा है इसकी ये सबसे बड़ी है, AB भुजा सबसे बड़ी है और BC भुजा सबसे छोटी है। तो हम इस पॉइंट की सहायता से हम क्या बता सकते हैं कि जो कोण C होगा, ये कोण C, ये AB के सामने का कोण C है, तो कोण C सबसे बड़ा कोण होगा और BC के सामने का कोण A है, तो कोण A सबसे छोटा कोण होगा। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा कोण C सबसे बड़ा है तो भुजा AB सबसे बड़ी, कोण A सबसे छोटा है तो भुजा BC सबसे छोटी। और हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा क्या लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं R, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा। तो चाहे हम इसको भुजा के सामने के कोण की बात करें या हम कोण के सामने की भुजा की बात करें, तो
अगर हम कोण की बात करते हैं तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, या बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा। तो कोण ए सबसे छोटा क्योंकि भुजा BC सबसे छोटी भुजा है, और कोण C सबसे बड़ा क्योंकि AB सबसे बड़ी भुजा है। तो त्रिभुज के बारे में ये कुछ चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको बिल्कुल बेसिक से, कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वहां से हम लोग अपनी शुरुआत कर रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो देखते हैं भाई त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार हम दो तरीके से लिखते हैं। दो तरीके से कैसे? पहला है भुजाओं के आधार पर, पहला है भुजाओं के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, उसकी साइड के बेसिस पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। इसका खास बात क्या होती है? समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हों, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हों तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज ABC जो हमने बताया, इसमें AB ये बराबर है AC के और AB बराबर है BC के, यानी ये तीनों भुजाएं समान हैं, तो इसलिए हम इसको समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब पता चलता है हमको इसके नाम से ही कि सम मतलब समान, द्विबाहु मतलब दो बाह जिसकी समान हो। दो बाह का मतलब क्या हो जाएगा कि दो भुजाएं जिसकी समान हो। इसको कहते हैं आइसोस्लेस ट्रायंगल। तो आइसोस्लेस ट्रायंगल कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है कि कोई भी दो भुजाएं अगर इसकी समान हैं, जैसे इसकी हमने ये दोनों भुजाएं समान हैं, यानी ABC में AB बराबर AC के है, AB बराबर AC के है, लेकिन वो BC के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये आइसोस्लेस ट्रायंगल होगा। और तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो प्रकार है त्रिभुज का, वो है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ये क्या होते हैं? इसको कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, ये स्केलिन ट्रायंगल। जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि विषमबाहु क्या है? जिसकी भुजाएं असमान हों, यानी जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों। ये अगर हमने ABC एक त्रिभुज बना दिया, एक ट्रायंगल बनाया, इसको और ऊपर बना देते हैं। ये अगर ABC एक ट्रायंगल बनाया और इसकी कोई भी भुजा समान नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये कैसा ट्रायंगल है? विषमबाहु त्रिभुज है या स्केलिन ट्रायंगल है। तो भुजाओं के आधार पर हमने देखा कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी AB बराबर BC बराबर AC। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान हों, कोई भी दो भुजाएं समान हों, तो उसको आइसोस्लेस ट्रायंगल कहेंगे इंग्लिश में, और इसकी AB बराबर AC के है, लेकिन वो BC के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से ये समद्विबाहु हो गया। और विषमबाहु त्रिभुज, जिसको स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जिसकी तीन भुजाओं में से कोई दो एक दूसरे के बराबर ना हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, तो इसको कहेंगे
स्केलियन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से हमने भुजाओं के आधार पर देखा त्रिभुज के प्रकार। अब हम देखते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जैसे कोण कितने तरह के होते हैं, कोण तो बहुत सारे तरीके के होते हैं और उनके आधार पर त्रिभुज कितने तरह के हो सकते हैं, इस बात को हम देखते हैं। दूसरा है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर अगर हम कोणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज यानी न्यून कोण इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है भाई? एक्यूट एंगल क्या होता है? हम जानते हैं पहले से भी कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री से कम अगर कोई एंगल है तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। और हम देखते हैं कि अब ये ट्रायंगल कैसा बनेगा जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। इसकी खास बात क्या होगी कि इसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, यानी तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे हम एक ये ट्रायंगल बना दिया और ये ट्रायंगल बना दिया जिसमें ABC मान लीजिए ट्रायंगल है और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C। एंगल A, B और C बराबर होगा। और देखिए दोस्तों, हम देखें अगर कि ABC अगर बराबर होंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, कितने डिग्री का एंगल बना सकता है अगर ABC तीनों बराबर हैं। हमने क्या बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होगा 180 डिग्री। अब कह रहे हैं कि तीनों कोण बराबर हैं, यानी एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C। तो इसको हम B और C की जगह पर भी A ही लिख सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री, यानी 3 एंगल A बराबर हो गया 180 डिग्री। तो एंगल A बराबर क्या हो गया? 180/3, यानी ये आ गया आपका 60 डिग्री। तो अब आप ये समझिए कि जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा उसका हर कोण 60 डिग्री का बनेगा। यानी जो अगर ये तीनों कोण बराबर होंगे तो ये 60 डिग्री के होंगे। ये जरूरी नहीं है कि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होंगे, लेकिन इसमें जरूरी ये है कि तीनों कोण न्यून कोण होंगे। लेकिन अगर ये बराबर हैं तीनों, जब ये बराबर होंगे तो ये कैसा त्रिभुज होगा? ये इसको भी हम क्या कह सकते हैं? इक्विलैटरल, क्योंकि हमने क्या बताया था कि एंगल के सामने की भुजा, बड़े एंगल के सामने की भुजा बड़ी, छोटे एंगल के सामने की भुजा छोटी और बराबर एंगल के सामने की भुजा बराबर। तो अगर ये भी 60 डिग्री है, इसके सामने ये भुजा है, ये 60 डिग्री है, इसके सामने ये भुजा है, ये भी 60 डिग्री है, इसके सामने ये भुजा है। तो अगर ये कहीं तीनों कोण बराबर हो जाएं, हो जाएं तो क्या हो जाएगा? ये न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। तो अब इसमें यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इफ एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, अगर एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों बराबर हैं तो वो एंगल क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। और ये ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण में क्या होता है? ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल बराबर हो सकता है कि ये 60 डिग्री का हो, ये 80 डिग्री का हो। तो ये कितना हो गया? 140, और 140 में 40 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। और ये एंगल आपका 40 डिग्री का हो। तो ये भी एंगल, ये भी जब ट्रायंगल बनेगा
इसमें देखिए तीनों कोण न्यून कोण हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये भी न्यून कोण त्रिभुज होगा, ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि न्यून कोण त्रिभुज, हम जान रहे थे कि क्या होता है कि जिसके तीनों कोणों का जो है, जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से कम हो। लेकिन अगर ये कह दे कि तीनों कोण बराबर हैं तो बराबर होगा तो वो एंगल 60 डिग्री आएगा, अभी हम लोगों ने देखा। जो इसमें दूसरा प्रकार है वो है समकोण त्रिभुज का। इसका हमें इस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत उपयोग करना है। इसको कहते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री। समकोण किसको कहते हैं? समकोण होता है 90 डिग्री। तो जिसका एक कोण समकोण हो, जैसे हमने ABC ये एक ट्रायंगल बनाया, इसमें B क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, यानी B पर जो राइट एंगल है, यानी ये हमारा 90 डिग्री है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब ये देखिए, हमने बताया था अभी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जब इसका एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी के जो दो कोण होंगे वो कितने के होंगे? जो बाकी के दो कोण होंगे उन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। यानी यहाँ पर इफ एंगल B इज 90 डिग्री, अगर एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल A प्लस एंगल C भी 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल A प्लस एंगल C यानी एंगल A प्लस एंगल C विल आल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ये समकोण त्रिभुज की बात है। समकोण त्रिभुज के बारे में अभी हम डिटेल में और कुछ बातें जानेंगे। इसकी और कुछ खास बात होती है और ट्रिग्नोमेट्री में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो अब तीसरा कौन सा प्रकार होता है त्रिभुज का, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि कोणों के आधार पर जो तीसरा प्रकार है त्रिभुज का वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखिए, एक्यूट एंगल होता था जो 90 डिग्री से कम होता था। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है, जो अधिक कोण होता है, तो इसका एक कोण अगर किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो यानी मोर देन 90 डिग्री हो। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण का मतलब क्या हुआ कि जो 90 डिग्री से अधिक हो। तो अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो ये ट्रायंगल कैसा होगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज होगा। जरा देखते हैं एक बार इसको बना के। देखिए, ये A, ये B, ये C, ये अगर है तो ये जो एंगल है, एंगल B, ये 90 डिग्री से अधिक है। तो एंगल B इज मोर देन 90 डिग्री, यानी एंगल B अधिक कोण है, इसलिए इस त्रिभुज को ABC त्रिभुज को हम क्या कहेंगे कि ये अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो इस तरीके से हमने बात करी कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। अब हमने कहा था कि समकोण त्रिभुज के बारे में अभी हम थोड़ी सी और बात करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज है और ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है। तो अब देखिए, हम अलग से समकोण त्रिभुज की बारे में देखते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता था कि जिसका एक कोण समकोण हो, यानी ये अगर एक ट्रायंगल है A, B और C, अगर ABC एक ट्रायंगल है जिसका कोण B जो है ये 90 डिग्री है, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में अगर हम
इसमें क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में पहले तो हम लोग सभी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, पाइथागोरियन थ्योरम क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, इसको कहते हैं कर्ण और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। तो इसको हमने लिख दिया H। अच्छा, अब बाकी जो भुजाएं बची, इनमें कौन सी आधार होगी और कौन सा लंब होगा, तो उसको हम लोग समझेंगे कि अगर हम थीटा ये मानते हैं ए को, अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार यानी बेस, और ये हो जाएगा लंब। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, तो इसलिए हमने इसको P से दिखाया। अगर थीटा हम इस एंगल को लेते हैं तो ये एंगल जिस लाइन के साथ या जिस भुजा के साथ कर्ण के साथ एंगल बनाता है उसको हम आधार कहते हैं, ठीक है। और इस थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। तो ये हमारा लंब और आधार मानने का तरीका है। अब देखिए, यही त्रिभुज हम यहाँ बनाते हैं दोबारा, ए बी और सी, ये भी राइट एंगल था बी पर, ठीक है। लेकिन अब हमने थीटा इसको माना, तो जब हम थीटा सी को मानेंगे तो कर्ण तो फिक्स रहता है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, उसको हम कहेंगे कर्ण या हाइपोटेनस। लेकिन अब आधार बदल गया, आधार ये थीटा किसके साथ बना रहा है, बीसी के साथ बना रहा है एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा आधार यानी बेस, और ये हो जाएगा लंब। अब ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर। तो देखिए, जैसे हमने एंगल को बदला वैसे ही इसके बेस और परपेंडिकुलर बदल गए, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है किसी त्रिभुज में, उसको हम कर्ण कहेंगे, वो स्थायी होती है। अब देखिए कि इसमें हम क्या करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या बताया था, इसको हम मिटा देते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे कोण के आधार पर हम लंब और कर्ण को कैसे बदलेंगे। तो हम इसकी बात अब करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, यानी कर्ण पर का वर्ग यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AB का स्क्वायर। यानी ये जो है, ये हमारा आ गया कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण पर का वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय थी और यही हमने शुरू से इसको पढ़ रखा है। तो ये बात हो गई समकोण त्रिभुज की, इसको बार बार अभी हमको उपयोग में लाना होगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कोण की, कि कोण की इकाई क्या होती है, कोण को हम नापते कैसे हैं। तो कोण को कैसे नापेंगे, तो अगर हम कहें कि हम जानेंगे कि यूनिट ऑफ एंगल की यूनिट क्या होती है, तो एंगल की यूनिट क्या होगी, कोणों की यूनिट। एक तो हम कोण को नापते हैं डिग्री में। डिग्री में कैसे, जैसे हम कहते हैं कि ये 30 डिग्री का कोण है, या ये 60 डिग्री का कोण है, या ये 90 डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री का कोण है। हम ऐसे कोण को नाप सकते हैं। दूसरी बात और क्या हो सकती है इसकी इकाई, इसकी एक इकाई होती है रेडियन। रेडियन क्या है, जो एंगल की SI यूनिट है वो होती है रेडियन। तो रेडियन हम कहते हैं कि π/3 रेडियन या π/6 रेडियन। रेडियन का साइन इस तरह से बनता है और डिग्री का साइन उसके ऊपर इस तरह से लिखा जाता है। तो रेडियन और डिग्री का दोनों का साइन हम देख लें कि कैसे हम बनाते हैं। तो अब रेडियन को
हम कैसे डिग्री में बदल सकते हैं और डिग्री को हम कैसे रेडियन में बदल सकते हैं, इस चीज़ को आज अब हम समझने वाले हैं। तो हम एक चीज़ को याद रखें, एक चीज़ को याद रखना होगा कि इसके लिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिससे हम सभी रेडियन को डिग्री के एंगल में और सभी डिग्री को हम रेडियन के एंगल में बदल सकते हैं। कैसे? जब पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है तो क्या हम नहीं लिख सकते कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, कि 180 डिग्री की वैल्यू भी पाई रेडियन के बराबर है। अब देखते हैं हम एक दो इसमें से एग्जाम्पल चेंज करके देख लेते हैं। ये सवाल कई बार आ जाता है कि रेडियन को डिग्री में बदलना है या डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो अब देखिए, अगर हम कहें कि 30 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन, 30 डिग्री की वैल्यू कितने रेडियन के बराबर होगी, अगर ये हम जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हमें क्या पता है 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 180 डिग्री जब पाई रेडियन के बराबर होता है तो हमने लिखा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 30। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन के। तो ये क्या आ गया? ये आ गया पाई बाई 6 रेडियन। तो हमें 30 डिग्री बराबर आ गया पाई बाई 6 रेडियन। ठीक, इसी तरह से अगर हम एक चीज़ और इसका एक एग्जाम्पल और करके सोचें कि कैसे होगा, तो क्या करते हैं अब अब हम 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। 60 डिग्री बराबर कितना? रेडियन। 60 डिग्री को हमें निकालना है रेडियन में। तो हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता था पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। सो 60 डिग्री विल बी इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 और मल्टीप्लाई बाई 60। ये सिंपल एक यूनिटरी मेथड है जो रैखिक नियम की तरह हम करते थे कि 180 डिग्री पाई के रेडियन के बराबर होता है तो 1 डिग्री का मान निकालते थे, फिर 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे। ऐसे हम पहले बहुत सारे यूनिटरी मेथड में हम इसको कर चुके हैं। तो देखते हैं अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, यानी 60 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 3 रेडियन के बराबर होगी और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी? पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होगी। तो अगर कहीं पर साइन पाई बाई 6 दिया है तो हमें समझना होगा कि साइन 30 डिग्री की बात कर रहा है। अगर कहीं पर साइन पाई बाई 3 दिया है तो हमें समझना होगा कि ये साइन 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? हम एक दो सवाल करेंगे जिनमें हम रेडियन को डिग्री में बदलने वाले हैं कि रेडियन को हम डिग्री में कैसे बदलेंगे। चलो 2 सवाल हम इसके भी कर लेते हैं और इसके बाद हम 2-3 सवाल होमवर्क में दे देते हैं। आप लोग इसको घर में करके देखिएगा। तो अब देखिए, हमने कहा कि पाई बाई 3 रेडियन की वैल्यू निकालनी है। ये कितने डिग्री होगी, यानी पाई बाई 3 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा। तो हमें पता है कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। तो 1 रेडियन की वैल्यू 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होगी। तो पाई बाई 3 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 3 के बराबर होगी। तो अब देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 से ये गया 60। तो पाई बाई 3 रेडियन की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। देखिए, अभी हमने इसी का उल्टा निकाला था। हमने कहा 60 डिग्री की वैल्यू रेडियन में निकालनी है, तो हमने पाई बाई 3 रेडियन निकाला था। और अब हमने पाई बाई 3 रेडियन की वैल्यू डिग्री में कैसे निकालेंगे, तो वो हमने निकाल लिया, ये 60 डिग्री के बराबर हो।
इसके अलावा हम एक और देखते हैं, π/6 रेडियन की वैल्यू कितने डिग्री के बराबर होगी। π/6 रेडियन की वैल्यू कितने डिग्री के बराबर होगी। सेम मेथड है, हमें पता है कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 रेडियन की वैल्यू 180/पाई डिग्री के बराबर होगा। इसलिए π/6 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, 180/पाई इंटू π/6। पाई से पाई कैंसिल हो जाए और ये जाएगा 30 डिग्री। तो यानी π/6 रेडियन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 30 डिग्री के बराबर होगी। और अभी हमने इसी का उल्टा प्रूफ करके देखा था। तो दोस्तों ये देखो, हमने आज इतनी बातें करी और बहुत सी बातें समझी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। फिर त्रिभुज क्या होता है, तो हमने बताया कि त्रिभुज के बारे में बताया कि उसके कोण होते हैं और उसकी भुजाएं होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसके बाद हमने समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज यानी त्रिभुज के प्रकार हम लोगों ने सीखे। और इसके बाद हमने सीखा कि एंगल को डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। अब हम होमवर्क के लिए 2-3 सवाल लिख लेते हैं और इनको हम घर में सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया, तो जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम उस क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन नोट करिए इसमें कि 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन। सेकेंड क्वेश्चन 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन। थर्ड 2π/3 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री। और फोर्थ क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। फोर्थ क्वेश्चन है 5π/6 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, ये हम लोग घर में आप लोग करके देखिएगा। ये होमवर्क है और हम लोग जो है जब अगली बार मिलेंगे तो इसके बारे में अगर इनमें कोई दिक्कत आती है, उनको कोई करने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स में डालिएगा। और अब आज की बात यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।